आइए मैं हिमालय एक बार फिर अपनी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। मेरी झीलें। मेरे क्षेत्र में विभिन्न ऊंचाइयों पर कई झीलें हैं, जिनमें एंडोरिक मीठे पानी और खारे पानी की झीलें शामिल हैं। झीलों का भूविज्ञान विभिन्न कारकों जैसे ऊंचाई, जलवायु, जल स्रोत और लिथोलॉजी के आधार पर भौगोलिक रूप से भिन्न होता है। टार्न 5,500 मीटर 18,000 फीट से ऊपर स्थित उच्च ऊंचाई वाली पहाड़ी झीलें हैं और मुख्य रूप से ग्लेशियरों के बर्फ पिघलने से बनती हैं। कम ऊंचाई वाली झीलें बारिश, भूमिगत झरनों और धाराओं के संयोजन से भर जाती हैं। मेरे बेसिन में बड़ी झीलें होलोसीन काल में बनी थीं, जब पानी दोषों में जमा हो गया था और बाद में पानी की आपूर्ति बंद हो गई थी। 4,500 से अधिक ऊंचाई वाली झीलें हैं, जिनमें से लगभग 12 बड़ी झीलें भारतीय हिमालय में कुल झील क्षेत्र के 75% से अधिक का योगदान देती हैं। भारत और चीन में फैली पैंगोंग झील 4,350 मीटर 14,270 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची खारी झील है और 700 वर्ग किलोमीटर 270 वर्ग मील के सतह क्षेत्र के साथ इस क्षेत्र की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। 189 वर्ग किलोमीटर 73 वर्ग मील में फैली वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। 70 अन्य बड़ी झीलों में लद्दाख में त्सो मोरिरी और त्सोकार, जम्मू और कश्मीर में नीलनाग और तरसर झील, सिक्किम में गुरुडोंगमार, छोलहामू और त्सोगो झीलें, नेपाल में तिलिचो, रारा, फोकसुंडो और गोक्यो झीलें शामिल हैं। 67 71 72 हिमालय की कुछ झीलें ग्लेशियल झील के फटने से बाढ़ का खतरा पेश करती हैं, क्योंकि पिछले 50 वर्षों में ग्लेशियल पिघलने के कारण, जबकि ये झीलें कई प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों और स्थानीय समुदायों का समर्थन करती हैं, उनमें से कई का जल विज्ञान और जैव विविधता के संदर्भ में खराब अध्ययन किया गया है। मेरी जलवायु। अपने स्थान और आकार के कारण मैं एक जलवायु अवरोध के रूप में कार्य करता हूं, जो भारतीय उपमहाद्वीप और पर्वतमाला के उत्तर के क्षेत्रों की मौसम स्थितियों को प्रभावित करता हूं। पहाड़ 8 डिग्री से अधिक अक्षांश पर फैले हुए हैं और इसलिए इसमें उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और अर्धशुष्क सहित जलवायु क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। किसी क्षेत्र में जलवायु ऊंचाई, अक्षांश और मानसून पर प्रभाव जैसे कारकों से निर्धारित होती है। आमतौर पर 5 मौसम होते हैं: गर्मी, मानसून, शरद ऋतु या मानसून के बाद, सर्दी और वसंत। अप्रैल से मई में गर्मी के बाद जून से सितंबर तक मानसून की बारिश होती है। दिसंबर से जनवरी में ठंडी सर्दियों की शुरुआत से पहले मानसून के बाद का मौसम काफी हद तक बारिश और बर्फबारी से रहित होता है और गर्मियों से पहले बीच में वसंत आता है। उच्च ऊंचाई पर स्थानीयकृत वायु दाब प्रणालियां होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप तेज हवाएं चलती हैं। मेरी तापमान। मैं अपनी उच्च ऊंचाई के कारण यह पर्वतमाला उत्तर से भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाली ठंडी हवाओं के प्रवाह को रोकती है। इसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दुनिया के किसी भी अन्य स्थान की तुलना में दक्षिण एशिया में उत्तर की ओर अधिक दूर तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र घाटी में तापमान पूर्वी भाग में अधिक स्पष्ट है, क्योंकि यह कम अक्षांश पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मजबूर हवा की अव्यक्त ऊष्मा के कारण, जो हिमालय के पूर्वी लंगर नमचा बरवा से आगे बढ़ने से पहले संघनित हो जाती है। इसके कारण स्थायी हिम रेखा दुनिया में सबसे ऊंची है, जो आमतौर पर लगभग 5,500 मीटर 18,000 फीट है, जबकि न्यू गिनी, रविंजोरिस और कोलंबिया जैसे कई भूमध्यरेखीय पहाड़ों में 900 मीटर 3,000 फीट कम हिम रेखा है। चूंकि पहाड़ों की भौतिक विशेषताएं अनियमित हैं, टूटी हुई दांतेदार आकृतियां हैं, इसलिए कम दूरी पर तापमान में व्यापक भिन्नता हो सकती है। किसी स्थान पर तापमान मौसम, सूर्य के संबंध में अभिविन्यास और दिशा और पहाड़ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चूंकि सूर्य तापमान में प्रमुख योगदान करता है, इसलिए यह अक्सर सूर्य से प्राप्त विकिरण के सीधे आनुपातिक होता है, जिसमें अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने वाले चेहरों में अधिक गर्मी का निर्माण होता है। खड़ी पहाड़ी चेहरों के बीच संकरी घाटियों में
दोनों किनारों पर मौसम की स्थिति काफी भिन्न हो सकती है। पहाड़ ऊष्माद्वीप के रूप में कार्य करते हैं और भारी पहाड़ आसपास के इलाकों की तुलना में अधिक गर्मी को अवशोषित और बनाए रखते हैं, और इसलिए सर्दियों के न्यूनतम से गर्मियों के अधिकतम तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक गर्मी की मात्रा को प्रभावित करते हैं। हालांकि 4,500 मीटर 14,800 फीट से अधिक ऊंचाई पर पहाड़ के दोनों किनारों पर मिट्टी का तापमान ज्यादातर एक जैसा रहता है। मुझमें हर 300 मीटर 980 फीट की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमेशा कम तापमान का अनुभव होता है। पूर्वी हिमालय में 1,945 मीटर 6,381 फीट की ऊंचाई पर स्थित दार्जिलिंग में मई के महीने में औसत न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस 52 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि एवरेस्ट पर 5,000 मीटर 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह -22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया है। कम ऊंचाई पर गर्मियों के दौरान तापमान सुखद रूप से गर्म होता है। सर्दियों के दौरान पश्चिम से आने वाली कम दबाव वाली मौसम प्रणाली भारी बर्फबारी का कारण बनती है। वर्षा की 2 अवधियां होती हैं, जिनमें से अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद के मौसम में होती है और शीत ऋतु के तूफानों के दौरान मध्यम मात्रा में होती है। मेरी पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के मार्ग को बाधित करती है, जिससे ढलानों और नीचे के मैदानों पर भारी वर्षा होती है। मेरा प्रभाव जलवायु पर मैदानी इलाकों में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि मानसूनी वर्षा में परिवर्तनशीलता गीले और शुष्क वर्षों के पीछे मुख्य कारक है। चूंकि मैं मानसूनी हवाओं को ऊपर चढ़ने से पहले अधिकांश नमी छोड़ने के लिए मजबूर करता है, इसलिए पहाड़ों के उत्तर में पहुंचने के बाद हवाएं शुष्क हो जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप तिब्बती हिमालय और उससे आगे के पठार में शुष्क और हवादार ठंडी रेगिस्तानी जलवायु बनती है। इसने तकलामाकन और गोबी जैसे मध्य एशियाई रेगिस्तानों के निर्माण में भी भूमिका निभाई। भारतीय महासागर और मध्य एशिया के बीच गर्म होने और ठंडा होने की अलग-अलग दरों के कारण मानसून शुरू होता है, जो प्रत्येक के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय दबाव में बड़े अंतर पैदा करता है। चूंकि मध्य एशियाई भूभाग गर्मियों के दौरान नीचे के महासागर की तुलना में गर्म होता है, दबाव में अंतर एक तापीय कम बनाता है। समुद्र से नम हवा को मानसूनी हवाओं के कारण कम दबाव प्रणाली की ओर अंदर की ओर धकेला जाता है। जब हवा पहाड़ों के साथ ऊपर उठती है और संघनित होती है, तो ऑरोग्राफिक प्रभाव के कारण ढलानों पर वर्षा होती है। मानसून मई के अंत में पर्वतमाला के पूर्वी किनारे पर शुरू होता है और जून और जुलाई में पश्चिम की ओर ऊपर की ओर बढ़ता है। पूर्व में भारी वर्षा होती है, जो हवा के शुष्क होने पर पश्चिम की ओर उत्तरोत्तर कम होती जाती है। पूर्वी हिमालय में चेरापूंजी 428 इंच 10,900 मिमी वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर सबसे अधिक नम स्थानों में से एक है। औसत वार्षिक वर्षा पूर्वी हिमालय में 120 इंच 3,000 मिमी से लेकर कुमाऊं क्षेत्र में लगभग 120 इंच 3,000 मिमी तक होती है। कश्मीर और लद्दाख में महान हिमालय के उत्तरी छोर पर प्रति वर्ष केवल 3 से 6 इंच 76 से 152 मिमी वर्षा होती है। 75 सर्दियों के मौसम में मध्य एशिया में एक उच्च दबाव प्रणाली विकसित होती है, जिसके परिणामस्वरूप हिमालय की ओर हवाएं बहती हैं। हालांकि मध्य एशियाई क्षेत्र में कम जल निकायों की उपस्थिति के कारण नमी की मात्रा कम है। 78 चूंकि संघनन उत्तर में अधिक ऊंचाई पर होता है, इसलिए सर्दियों की बारिश के दौरान पश्चिम में महान हिमालय में अधिक वर्षा होती है और पूर्व की ओर वर्षा कम हो जाती है। जनवरी में कुमाऊं क्षेत्र में पूर्वी हिमालय में लगभग 1 इंच 25 मिमी की तुलना में लगभग 3 इंच 76 मिमी वर्षा होती है। मेरी जलवायु परिवर्तन 20वीं सदी से मेरी में ग्लेशियरों का द्रव्यमान कम हो रहा है। मेरे क्षेत्र में अत्यधिक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है
और यह जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से वैज्ञानिकों ने ग्लेशियरों के पीछे हटने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि और बहुत तेज दर से होने वाले परिवर्तनों की सूचना दी है। 2019 के आकलन के अनुसार मेरे क्षेत्र, जिसने प्रति दशक 0.1 डिग्री सेल्सियस 32.2 डिग्री फ़ारेनहाइट की तापमान वृद्धि का अनुभव किया था, पिछली आधी सदी में प्रति दशक 0.1 डिग्री सेल्सियस 32.2 डिग्री फ़ारेनहाइट की बढ़ी हुई दर से गर्म हो रहा था। औसत गर्म दिन और रातें भी प्रति दशक 1.2 दिन और 1.7 रातें बढ़ गई थीं, जबकि औसत ठंडे दिन और रातें क्रमशः 0.5 और 1 घट गई थीं। इसने बढ़ते मौसम की लंबाई को भी प्रति दशक 4.25 दिन बढ़ा दिया है। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनियमित वर्षा, तापमान में बदलाव और भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। 92-93 ग्लेशियर के पिघलने में वृद्धि के साथ ग्लेशियल झीलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिनमें से कुछ खतरनाक बाढ़ की आशंका हो सकती है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक तापमान में निरंतर वृद्धि होने की उम्मीद है और इस क्षेत्र के 81% परमाफ्रॉस्ट के सदी के अंत तक नष्ट होने का अनुमान है। बढ़ती गर्मी और बर्फ के पिघलने से 2060 तक क्षेत्रीय नदी प्रवाह में तेजी आने का अनुमान है, जिसके बाद बर्फ की परतों और ग्लेशियर के द्रव्यमान में कमी के कारण इसमें गिरावट आएगी। चूंकि वर्षा में एक साथ वृद्धि होने का अनुमान है, इसलिए मानसून से पोषित पूर्वी हिमालयी नदियों के लिए वार्षिक नदी प्रवाह काफी हद तक अप्रभावित रहेगा। लगभग 1 अरब लोग पहाड़ के दोनों ओर रहते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से ग्रस्त हैं। इसमें पहाड़ों में रहने वाले लोग शामिल हैं, जो तापमान में बदलाव और अन्य बायोटा के कारण अधिक असुरक्षित हैं। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान सहित मेरे क्षेत्र के देश जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक दक्षिण में सबसे असुरक्षित देशों में से हैं। तापमान वृद्धि से उत्तर में मलेरिया और डेंगू जैसे उष्णकटिबंधीय रोगों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। चरम मौसम की घटनाएं पीने के पानी की कमी और संदूषण, प्रदूषण, रसायनों के संपर्क में आने और फसलों के विनाश और सूखे के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक नुकसान पहुंचा सकती है। जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों को भी प्रभावित करता है। इससे जानवरों का मनुष्यों के साथ टकराव होता है, क्योंकि मनुष्य जानवरों के इलाकों पर अतिक्रमण कर सकते हैं और जानवर भोजन की तलाश में मानव आवासों में घुस सकते हैं, जिससे स्थानीय आबादी का आर्थिक नुकसान बढ़ सकता है। हिमालयी राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के उद्देश्य से पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना और स्थायी पर्यावरणीय प्रथाओं को अपनाना है। जैसे जैसे स्थानीय आबादी जलवायु में होने वाले बदलावों जैसे तापमान और वर्षा में बदलाव और वनस्पति में बदलाव के प्रभावों का अनुभव करती है, उन्हें इसके लिए अनुकूलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और फसल चक्रों में बदलाव, सूखा प्रतिरोधी फसलों की शुरुआत और नए पेड़ों के रोपण जैसे अनुकूलन के बारे में जागरूकता बढ़ी है। इससे बाढ़ को रोकने और कृषि में सहायता के लिए अधिक बांधों, नहरों और अन्य जल संरचनाओं का निर्माण भी हुआ है। भूस्खलन को रोकने के लिए बंजर भूमि पर नए वृक्षारोपण और जंगल की आग को रोकने के लिए कूड़े और मिट्टी से बनी अग्नि रेखाओं का निर्माण किया गया है। हालांकि धन की कमी, जागरूकता, तकनीक तक पहुंच और सरकारी नीति इसके लिए बाधाएं हैं। मेरी वनस्पति और जीव। मेरे क्षेत्र इंडोमालियन क्षेत्र से संबंधित है। मेरी वनस्पति और जीव जलवायु और भूविज्ञान के आधार पर क्षेत्रों में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। मेरे कई जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट का घर है और यहाँ पौधों की अनुमानित 35,000 प्लस प्रजातियां और जानवरों की 200 प्लस प्रजातियां पाई जाती हैं। 1998 से हर साल औसतन 35 नई प्रजातियां पाई गई हैं। वनस्पति। इस क्षेत्र में 4 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं: उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय,
समशीतोष्ण, शंकुधारी और घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले जंगल ज्यादातर पूर्वी और मध्य हिमालय के उच्च तापमान और आर्द्र क्षेत्रों और पश्चिम में कश्मीर के कुछ हिस्सों तक सीमित हैं। एंजियोस्पर्म की लगभग 4000 प्रजातियां हैं, जिनमें प्रमुख वनस्पतियों में डिप्टेरोकार्पस और 2400 मीटर 7900 फीट से कम ऊंचाई पर छिद्रपूर्ण मिट्टी पर सीलोन आयरनवुड और 1100 से 1700 मीटर 3600 से 5600 फीट के बीच लिथोसोल पर ओक और भारतीय हॉर्स चेस्टनट शामिल हैं। हिमालयी उपोष्णकटिबंधीय देवदार के जंगल, जिनमें हिमालयी पेंचदार देवदार के पेड़ 4000 मीटर 13000 फीट से ऊपर पाए जाते हैं, और एल्डर और बांस उच्च ढाल वाले इलाकों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन 1400 से 3400 मीटर 4600 से 11200 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी और पश्चिमी हिमालयी चौड़ी पत्ती वाले जंगल, जिसमें साल के पेड़ होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र पर हावी हैं। अधिक ऊंचाई पर पूर्वी और पश्चिमी हिमालयी उपअल्पाइन शंकुधारी वन होते हैं, जिनमें विभिन्न शंकुधारी पेड़ होते हैं। चीड़ की चीड़ प्रमुख प्रजाति है, जो 800 से 900 मीटर 2600 से 3000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। अन्य प्रजातियों में देवदार शामिल है, जो 1900 से 2700 मीटर 6200 से 8900 फीट की ऊंचाई पर उगता है। नीला चीड़ और मोरिंडा स्प्रूस 2200 से 3000 मीटर 7200 से 9800 फीट के बीच होता है। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों के ऊपर अल्पाइन झाड़ियां और घास के मैदान पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालयी अल्पाइन झाड़ी और घास के मैदान 3200 से 4200 मीटर 10500 से 13800 फीट के बीच फैले हुए हैं, और पश्चिमी हिमालयी अल्पाइन झाड़ी और घास के मैदान 3600 से 4500 मीटर 11800 से 14800 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। प्रमुख वनस्पतियों में जूनिपर्स, सूर्य के सामने चट्टानी इलाके में रोडोडेंड्रोन, उच्च ऊंचाई पर विभिन्न फूल वाले पौधे और नम छायादार क्षेत्रों में काई और लाइकेन शामिल हैं। पश्चिमी हिमालय के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कांटेदार और अर्धरेगिस्तानी वनस्पति के साथ कुछ क्षेत्रों में बिखरे हुए घास के मैदान पाए जाते हैं। ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके ज्यादातर बंजर हैं या सबसे अधिक विरल रूप से बौनी झाड़ियों से भरे हुए हैं। हिमालय विभिन्न औषधीय पौधों का घर है, जैसे एबी स्पिंड्रो ब्रोंकाइटिस के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, एंड्रेकने कॉर्डिफोलिया सांप के काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, और कैलिकार्पा आर्बोरिया त्वचा रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। हिमालय में लगभग 5वें पौधे की प्रजातियों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। जलवायु परिवर्तन, अवैध वनों की कटाई और गैर देशी प्रजातियों के परिचय का इस क्षेत्र की वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ा है। तापमान में वृद्धि के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रजातियां अधिक ऊंचाई पर स्थानांतरित हो गई हैं और जल्दी फूल और फल लग रहे हैं। मेरे जीव जंतु। हिमालयी तहर। कई पशु प्रजातियां उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से हैं, जिन्होंने मेरे पर्वतमाला में विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल लिया है। पूर्वी हिमालय की कुछ प्रजातियां पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली प्रजातियों के समान हैं, जबकि पश्चिमी हिमालय के जानवरों में मध्य एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रजातियों की विशेषताएं हैं। तलहटी में जिराफ और दरियाई घोड़े जैसी प्रजातियों के जीवाश्म पाए गए हैं, जो कुछ समय पहले अफ्रीकी प्रजातियों की मौजूदगी का संकेत देते हैं। भारतीय हाथी और भारतीय गैंडे जैसे बड़े स्तनधारी पूर्वी और मध्य हिमालय में घने जंगलों वाले नम पारिस्थितिकी तंत्र तक ही सीमित हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली कई पशु प्रजातियां अनोखी और इस क्षेत्र के लिए स्थानिक या लगभग स्थानिक हैं। मुझमें पाई जाने वाली अन्य बड़ी पशु प्रजातियों में एशियाई काला भालू, बादलदार तेंदुआ और शाकाहारी जानवर जैसे भारल, हिमालयी तहर, ताकिन, हिमालयी सीरो, हिमालयी कस्तूरी मृग और हिमालयी गोरल शामिल हैं।
अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले जानवरों में भूरे भालू और मायावी हिम तेंदुआ शामिल हैं, जो मुख्य रूप से भारल खाते हैं। लाल पांडा पूर्वी हिमालय के मिश्रित पर्णपाती और शंकुधारी जंगलों में पाया जाता है और हिमालयी जलशू नदी के किनारों पर पाए जाते हैं। तलहटी के जंगलों में कई अलग अलग प्राइमेट रहते हैं, जिनमें लुप्तप्राय जीका सुनहरा लंगूर और कश्मीर ग्रे लंगूर शामिल हैं, जो क्रमशः मेरे पूर्व और पश्चिम में अत्यधिक सीमित सीमाओं के भीतर हैं। याक इस क्षेत्र में पाए जाने वाले बड़े पालतू मवेशी हैं। पक्षियों की 800 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में प्रजातियां पूर्वी हिमालय तक ही सीमित हैं। पाए जाने वाले पक्षी प्रजातियों में ब्लैकर्म्ड मैगपाई और ब्लू मैगपाई, टिटमिस, चॉफ, व्हिस्लिंग थ्रश और रेडस्टार्ट जैसे मैगपाई शामिल हैं। शिकारी पक्षियों में दाढ़ी वाले गिद्ध, काले कान वाले पतंग और हिमालयन ग्रिफॉन शामिल हैं। स्नो पार्ट्रिज और कॉर्निश चॉफ 5700 मीटर 18,700 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 118 मेरी झीलें ब्लैकनेक्ड क्रेन और बारहेडेड गूज जैसी प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में भी काम करती हैं। जापालुरा छिपकलियों, अंधे सांपों और तितलियों जैसे कीड़ों सहित सरीसृपों की कई प्रजातियां उच्च ऊंचाई की चरम स्थितियां एक्सट्रीमोफाइल जीवों की उपस्थिति को बढ़ावा देती हैं, जिसमें मकड़ियों और घुन जैसे कीटों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। मेरी संरक्षण। मेरी जीवों में स्थानिक पौधे और जानवर तथा भारतीय हाथी, भारतीय गैंडा, कस्तूरी मृग और हंगुल जैसी गंभीर रूप से लुप्तप्राय या संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं। इस क्षेत्र में 7,000 से अधिक स्थानिक पौधे और वैश्विक स्थानिक कशेरुकियों का 1.9% है। 2022 तक हिमालय हिंदू कुश क्षेत्र में राष्ट्रों द्वारा स्थापित 575 संरक्षित क्षेत्र हैं, जो भूमि क्षेत्र का 40% और वैश्विक संरक्षित क्षेत्र का 8.5% हिस्सा हैं। इस क्षेत्र में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट, 12 पारिस्थितिकी क्षेत्र, 348 प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र और 6 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं। मेरी जनसांख्यिकी। मेरा क्षेत्र, जिसमें भारत गंगा का मैदान और तिब्बती पठार शामिल हैं, में 1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। 2011 में मेरी क्षेत्र की आबादी लगभग 52.8 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें मेरी नदियों के संयुक्त जल निकासी बेसिन में लगभग 600 मिलियन लोग रहते थे। इसमें से 7.96 मिलियन कुल हिमालयी आबादी का 15.1%, पूर्वी हिमालय में 19.22 मिलियन, मध्य हिमालय में 36.4% और 25.59 मिलियन पश्चिमी हिमालय में 48.5% रहते हैं। हिमालय की आबादी पिछले 5 दशकों में 1961 में 19.9 मिलियन से काफी बढ़ गई है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 3.31%। इसी अवधि के दौरान विश्व औसत 1.1% से 3 गुना ज्यादा है। पहली शताब्दी ई में सिल्क रोड और संपर्क मार्ग। मेरी सबसे प्रारंभिक जनजातियां भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण से द्रविड़ लोगों से उत्पन्न हुई होंगी, जैसा कि द्रविड़ भाषाओं की उपस्थिति से प्रमाणित होता है। मेरे क्षेत्र की ओर प्रमुख मानव प्रवास 2000 ईसा पूर्व में हुआ था, जब आर्य मध्य एशिया से आए और धीरे धीरे दक्षिण के मैदानी इलाकों में बस गए। क्षेत्र में आर्य संस्कृति के बारे में जानकारी हिंदू साहित्य जैसे वेदों और पुराणों में मिलती है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से चीन में सिल्क रोड हिमालय क्षेत्र के साथ चलने वाले विभिन्न मार्गों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ था। हिमालय का उत्तरी भाग इतिहास में विभिन्न तिब्बती राज्यों के प्रभाव में रहा है। मध्य युग में दक्षिणी भाग विभिन्न राजपूत राजाओं और बाद में मुगल शासन के अधीन आया। नेपाल पर भारतीय और तिब्बती दोनों क्षेत्रों के विभिन्न राज्यों का शासन था, जब तक कि इसे 18वीं शताब्दी की शुरुआत में गोरखा साम्राज्य द्वारा जीत नहीं लिया गया। 18वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी के मध्य में घटक राज्यों की स्वतंत्रता तक अधिकांश दक्षिणी क्षेत्र ब्रिटिश प्रभाव में रहा। जातीयता और भाषाएं।
दक्षिण एशिया के भाषा परिवार विभिन्न बाहरी प्रभावों के साथ लंबे इतिहास के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में विभिन्न परंपराओं का मिश्रण और जातीयता की विस्तृत श्रृंखला का अस्तित्व है। लोग 4 प्रमुख भाषा परिवारों इंडो यूरोपीय, तिब्बती बर्मी, ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन से संबंधित विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, जिनमें से अधिकांश भाषाएं पहले 2 श्रेणियों से संबंधित हैं। तिब्बती हिमालय में तिब्बती लोग रहते हैं, जो तिब्बती बर्मी भाषाएं बोलते हैं। महान हिमालय में ज्यादातर खानाबदोश समूह और जनजातियां रहती हैं, जिनमें से ज्यादातर आबादी छोटे हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों में रहती है। उत्तरी भागों में महान हिमालय की ओर के लोग ज्यादातर तिब्बती बर्मी बोलते हैं, जबकि दक्षिणी ढलानों पर निचली श्रेणियों में रहने वाली आबादी इंडो यूरोपीय भाषाएं बोलती है। पश्चिमी हिमालय के निवासियों में कश्मीरी लोग शामिल हैं, जो कश्मीर घाटी में कश्मीरी बोलते हैं, और गुज्जर और गद्दी लोग, जो भारत में जम्मू और हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में क्रमशः गुजरी और गद्दी बोलते हैं। अंतिम 2 लोग चरवाहे और खानाबदोश लोग हैं, जो मवेशियों के झुंड के मालिक हैं और मौसम के आधार पर ढलानों पर पलायन करते हैं। लद्दाखी, बाल्टी और दर्द जैसे विभिन्न जातीय लोग भारत, पाकिस्तान और चीन में फैले कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में सिंधु बेसिन के साथ महान हिमालय के उत्तर में रहते हैं। दर्द बोलते हैं, जो इंडो यूरोपीय भाषाओं का हिस्सा है, जबकि बाल्टी और लद्दाखी लोग बाल्टी और लद्दाखी बोलते हैं, जो तिब्बती बर्मन का हिस्सा हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कन्नड़ और खासी जैसे इंडो यूरोपीय भाषी तिब्बत से आए प्रवासियों के वंशजों के साथ निचले इलाकों में रहते हैं, जो कल्पा और लाहुल स्पीति क्षेत्रों में तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। नेपाल में मध्य हिमालय में पहाड़ी लोग, जो एक इंडो यूरोपीय भाषा पहाड़ी बोलते हैं, बहुमत बनाते हैं। नेवार, तमांग, गुरुंग, मगर, शेरपा, भूटिया, लेप्चा और किरात जैसे विभिन्न जातीयता के लोग, जो तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं, नेपाल, भूटान और उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों के पहाड़ी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। नेवार और किरात लोग बड़े पैमाने पर काठमांडू घाटी से हैं, और मगर और तमांग पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। गुरुंग और शेरपा लोग क्रमशः अन्नपूर्णा और एवरेस्ट की ढलानों पर रहते हैं। लेप्चा लोग सिक्किम और पश्चिमी भूटान में रहते हैं, जबकि भूटिया पूर्वी भूटान में पाए जाते हैं। पूर्वी किनारे पर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश विभिन्न तिब्बती बर्मी भाषी जातीय समूहों जैसे अबोर, आका, अपातानी, डफला, खामती, खोवा, मिशमी, मोम्बा, मिरी और सिंगफो का घर है, जो ज्यादातर स्थानांतरित खेती का अभ्यास करते हैं। मेरे संस्कृति और धर्म मेरे इस क्षेत्र के लोगों की संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मेरे क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और मुझमें में कई स्थान बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन धर्म और सिख धर्म में धार्मिक महत्व रखते हैं। उत्तरी भारत और नेपाल के निचले ऊंचे इलाकों और मैदानी इलाकों में हिंदू बहुसंख्यक हैं। लद्दाख, भूटान और उत्तर पूर्व भारत के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, जबकि हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र और कश्मीर घाटी में इस्लाम का बोलबाला है। उत्तरी हिमालय में तिब्बती धर्मों का पालन किया जाता है, और उत्तर पूर्व भारत में विभिन्न जातीय समूह स्वदेशी धर्मों का पालन करते हैं। हिंदुओं के लिए मेरे सभी पर्वतों के राजा और देवी पार्वती के पिता हिमवत का प्रतीक है। इसे गंगा नदी की अवतार देवी गंगा का जन्मस्थान भी माना जाता है। इसे शिव के स्वयंभू लिंगम, जो कि एक रूप है, की मेजबानी करने वाले 68 स्थानों में से एक माना जाता है। आयुर्वेद में मेरा उल्लेख औषधीय पौधों के स्रोत के रूप में किया गया है, और यह सिद्ध योग में 84 आसनों में से एक का नाम है। प्रमुख हिंदू तीर्थस्थलों में छोटा 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ शामिल हैं। हजारों लोग सिंध घाटी में अमरनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं, जहां अमरनाथ शिखर पर बर्फ के ढेर की संरचना को शिव के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। पशुपतिनाथ शैव धर्म में एक पवित्र स्थल है। मुक्तिनाथ को हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पवित्र माना जाता है,
और इसे शाक्त पीठों में से एक और नेपाल के 4 धाम का हिस्सा माना जाता है। इसमें शालिग्राम पत्थर हैं, जिन्हें हिंदू विष्णु का अवतार मानते हैं और बौद्ध गावो जगपा मानते हैं। बौद्धों के लिए पारो ताकतसंग एक धार्मिक स्थल है, जहां पद्मसंभव ने भूटान में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। मुझमें कई वज्रयान बौद्ध स्थल और मठ स्थित हैं। जैन धर्म में मेरी पर्वत श्रृंखला का माउंट अष्टपद एक पवित्र स्थान है, जहां पहले जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि ऋषभनाथ के निर्वाण प्राप्त करने के बाद उनके पुत्र भरत ने हिमालय में तीर्थंकरों की मूर्तियों के साथ 3 स्तूप और 24 मंदिर बनवाए। हिमालयी लोगों की विविधता उनकी वास्तुकला, उनकी भाषाओं और बोलियों, उनकी मान्यताओं और रीति रिवाजों और कपड़ों के माध्यम से दिखाई देती है। लोगों के घरों के आकार और सामग्री उनकी व्यावहारिक जरूरतों और विश्वासों को दर्शाती हैं। क्षेत्र के हाथ से बुने हुए वस्त्र उनकी जातीय पृष्ठभूमि के लिए अद्वितीय रंग और पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। कुछ हिमालयी जातीय समूह आभूषणों को बहुत महत्व देते हैं, जैसे कि राय और लिंबू, जहां महिलाएं अपने आभूषणों के माध्यम से अपनी संपत्ति दिखाने के लिए बड़ी सोने की बालियां और नाक की अंगूठी पहनती हैं। मेरी अर्थव्यवस्था। मेरी पहाड़ी क्षेत्र और नीचे के मैदानों की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। चूंकि यह पर्वतमाला विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों में फैली हुई है, इसलिए मेरे विभिन्न क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मेरी पर्वत श्रृंखला और इससे जुड़े जंगलों में व्यापक प्राकृतिक संसाधन हैं। मेरी नदियों द्वारा जमा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ने कुछ सबसे उपजाऊ और कृषि योग्य भूमि में योगदान दिया है। सेब, नाशपाती, आड़ू, चेरी और अंगूर जैसे फल उपजाऊ नदी घाटियों और झील के तल में उगाए जाते हैं। जलवायु अखरोट और बादाम जैसे मेवों की व्यापक खेती का भी समर्थन करती है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों पर चाय और मसाले उगाए जाते हैं, जहां अनुकूल जलवायु और मिट्टी है। जंगल विभिन्न प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं, जो इस क्षेत्र में विभिन्न जातीय जनजातियों की आजीविका का निर्माण करते हैं। मेरी नदियों के प्रवाह की उच्च दर के कारण सिंचाई सुविधाओं के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए कई स्थानों पर उन पर बांध बनाए गए हैं। मेरी पर्वतमालाओं के किनारे कई खानाबदोश और चरवाहे जनजातियां पशुधन पालती हैं। वे वसंत ऋतु के बाद चरने के लिए ऊंचाई पर चले जाते हैं, जब नए चरागाह बनते हैं, और सर्दियों के दौरान कम ऊंचाई पर लौट आते हैं। यह क्षेत्र खनिजों से भी समृद्ध है, हालांकि पहुंच एक मुद्दा रहा है। पश्चिमी हिमालय में जम्मू क्षेत्र में कोयला, कश्मीर घाटी में बॉक्साइट, तांबा और लौह अयस्क, लद्दाख में बोरेक्स और सल्फर और जांस्कर रेंज में नीलम जैसे अर्ध कीमती पत्थर पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में जिप्सम, अभ्रक, ग्रेफाइट, कोयला और विभिन्न धातु अयस्कों के भंडार हैं। परिवहन। श्रीनगर लेह राजमार्ग NH1 भारत में कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। कालका शिमला रेलवे हिमालय क्षेत्र में चलने वाली भारत की 2 पर्वतीय रेलवे में से एक है। पहाड़ी दर्रों पर क्रॉसओवर वाली पहाड़ी पगडंडियां हिमालय के भीतर यात्रा और संचार के पहले के साधन थे। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से इस क्षेत्र में सड़क निर्माण शुरू हुआ, जिसने हिमालय के दोनों ओर से पर्वतीय घाटियों के साथ परिवहन को सक्षम बनाया। कराकोरम राजमार्ग पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग में चीन के जिंजियांग क्षेत्र से जोड़ता है। हिंदुस्तान तिब्बत रोड NH5 पश्चिम में भारत पाकिस्तान सीमा से लेकर पूर्व में भारत चीन सीमा तक फैली हुई है, जो शिप्का दर्रे पर तिब्बत को पार करने से पहले है। पश्चिमी हिमालय की अन्य प्रमुख सड़कों में हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाला मनाली लेह राजमार्ग, खारदुंग दर्रे के माध्यम से कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला श्रीनगर लेह राजमार्ग NH1 और पीर पंजाल रेंज के माध्यम से कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर राजमार्ग NH44 शामिल हैं। नेपाल के पूर्वी भाग में पूर्व पश्चिम राजमार्ग पूरे देश में निचले हिमालय के साथ पूर्व पश्चिम दिशा में चलता है। काठमांडू तराई एक्सप्रेसवे काठमांडू घाटी को पोखरा से जोड़ता है,
अर्निको राजमार्ग काठमांडू को कोडारी दर्रे के माध्यम से चीन से जोड़ता है और त्रिभुवन राजमार्ग काठमांडू को भारतीय हिस्से में NH 28 से जोड़ता है। भारतीय राज्य सिक्किम जेलेपला और नाथूला के पहाड़ी दर्रों के माध्यम से तिब्बत से जुड़ा हुआ है। कई मोटर योग्य राजमार्ग उत्तर पूर्व भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ते हैं। इस क्षेत्र की अधिकांश रेलवे लाइनें भारतीय पक्ष में हैं, जिनका संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किया जाता है। 2 नैरो गेज रेलवे पर्वतीय रेलवे लाइनें हैं। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो 1881 में खोली गई थी, और हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे जो 1903 से चल रही है। भारतीय राज्य बिहार के रक्सौल और नेपाल के अमलेखगंज के बीच एक नैरो गेज रेलवे लाइन है। अन्य रेलवे लाइनों में भारतीय कश्मीर क्षेत्र में जम्मू बारामुल्ला लाइन और कुमाऊं क्षेत्र में कांगड़ा घाटी रेलवे शामिल हैं। नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए हिमालय के दोनों किनारों पर कई हवाई पट्टियां बनाई गई हैं। हिमालय में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे काठमांडू घाटी में काठमांडू हवाई अड्डा और कश्मीर घाटी में श्रीनगर हवाई अड्डा हैं। कई अन्य हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां हैं जो क्षेत्रीय और सीमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का समर्थन करती हैं। इनमें नेपाल में तेंजिंग हिलेरी हवाई अड्डा और भूटान में पारो हवाई अड्डा जैसे दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और खतरनाक हवाई अड्डे शामिल हैं। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी दुनिया की सबसे पुरानी हवाई पट्टी है। आजकल मैं चिंतित हूं। मेरे बर्फ के ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं। यह सब इंसानों की लापरवाहियों का परिणाम है। जंगल काटे जा रहे हैं और प्रदूषण से मेरी सुंदरता कम हो रही है। अगर यही चलता रहा तो मेरी नदियां सूख जाएंगी और करोड़ों लोग पानी के बिना रह जाएंगे। मैं केवल एक पर्वत नहीं हूं, मैं एक जीवनदायिनी शक्ति हूं। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि धैर्य और सहनशीलता से कैसे जिया जाता है। मेरे पास आओ, मेरी शांत घाटियों में चलो और देखो कि प्रकृति का असली स्वरूप कैसा होता है। मैं तुम्हें अपनी कहानियां सुनाऊंगा और अपनी गोद में सुकून दूंगा। तो अगली बार जब तुम मेरी ओर देखो तो यह मत सोचो कि मैं केवल एक बेजान पर्वत हूं। मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारा संरक्षक। मेरी ऊंचाई में तुम्हें अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा मिलेगी और मेरी गहराई में तुम्हें अपनी जड़ों को पहचानने का ज्ञान। अब मैं चलता हूं। सूरज मेरे शिखरों पर दस्तक दे रहा है और मुझे उसे अपना सुनहरा अभिवादन देना है। याद रखना, मैं हिमालय हूं और मैं हमेशा यहां रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। हिमालय मुस्कुराता है और अपनी चादर में बादलों को ओढ़कर फिर से मौन हो जाता है।